करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से निरंतर अभ्यास करने से एक जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है, जैसे कि एक रस्सी अगर बार बार किसी पत्थर पर घिसी जाए तो उस पत्थर पर भी निशान छोड़ती है, तो निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस में चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण। आप सभी ने अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे वस्तुएं, ऐसे सामान देखे होंगे जिनको अगर हम चखते हैं तो कुछ अपने को खट्टे लगते हैं और कुछ अपने को कड़वे लगते हैं। तो इनमें से कुछ पदार्थों में अम्ल होता है और कुछ पदार्थों में क्षार होता है। कब हम बोलेंगे कि ये जो पदार्थ हमारे पास में है इसमें अम्ल है और कब बोलेंगे कि इसमें अपने अंदर क्षार है। तो अम्ल और क्षार के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, साथ में मैं आपको बताऊंगा लवण क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम अब शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखें। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो जरूर देखिए, एक बार सुनिए। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो बनाएंगे। इसके बाद में इसके अंदर से मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो देखेंगे और चैप्टर में जो पीछे आ चुके हैं प्रश्न वो हम देखने वाले हैं। हर एक चीज देखेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। आइए शुरू करते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उन्हें हमें अम्ल कहते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है, एक और नया नाम आ गया। लिटमस एक लाइकेन नाम का जो पादप होता है उससे बनाए जाने वाला एक कागज की फॉइल होती है, कागज की एक पट्टिका होती है। उस पट्टिका के ऊपर अगर हम कोई पदार्थ डालते हैं, 2 प्रकार के लिटमस होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के लिटमस होते हैं हमारे पास में, 2 प्रकार के, एक तो लाल और एक नीला। 2 प्रकार के लिटमस हम बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, नीला लिटमस लिया और उसके ऊपर कोई अम्ल की बूंद डाली या फिर कोई भी आपने आपके पास में जो पदार्थ है उसकी बूंद डाली। अगर वो नीला लिटमस लाल हो जाता है तो आप बोलोगे कि ये जो पदार्थ हमारे पास में है ये अम्ल है। सीधी सी बात है। अगली हम बात करें कि दूसरी परिभाषा भी पूछ लें कि भाई ये जो परिभाषा ना ये आप 7वीं क्लास में पढ़ लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर 10th क्लास में आपने क्या सीखा? इसके लिए परिभाषा बनती है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं या फिर अम्ल कहलाते हैं। H+ आयन से क्या मतलब है सर? इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप ऐसे बोलेंगे कि आपके पास में जो भी पदार्थ है उसको अगर आप पानी में घोल देते हो तो पानी में घोलने पर उस पानी के अंदर जलीय विलयन के अंदर कौन आ जाता है? H+ आयन आ जाता है। तो इसलिए उनको हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण बताओ सर हमें, तो तब समझ में आएगा। उदाहरण देख लो। एक तो होता है HCl अम्ल जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिख लेना। H2SO4 इसका नाम होता है रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। CH3COOH जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही मैं इन सबको पानी में घोलूंगा तो यहाँ पे देखो एक बार, जैसे कि HCl है, इसको मैंने पानी में घोल दिया, ये जल है अपना, सबको पता होगा इतनी बात। तो जैसे ही पानी में घोलूंगा तो इस पानी के अंदर H+ आयन आ जाएंगे, साथ में Cl- आयन भी आ जाएंगे और H2O इसके अंदर है ही। ठीक है, तो ये अपने पास जो बीकर रखा हुआ है उसके अंदर अब ये चीजें आ गई। पहले अपने पास में जो बीकर था उसके अंदर केवल पानी था, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। जैसे ही HCl इसके अंदर डाला तो इसके अंदर क्या क्या हो गए? H+ Cl- और H2O ये है। तो ये जलीय विलयन है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि H+ आयन है ना कभी अकेला नहीं रह सकता, इसे किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करेगा? H+ इस पानी के साथ में अभिक्रिया करेगा, मतलब पानी के साथ में जुड़ जाएगा। देखो इधर H+ जो है वो जुड़ जाएगा पानी के साथ में और क्या बनाएगा? H3O+। ठीक है, इस प्रकार से बनाएगा, एक H, 2 ये 3 और एक ऑक्सीजन H3O और ये प्लस यहाँ पे चला गया। आगे होगी बात समझ में। लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, कोई और अच्छा इसको साथी मिल जाता है तो H+
उस पानी को छोड़ करके दूसरे के साथ में चला जाता है, और इस H+ की वजह से ही पदार्थ में अम्लीयता का गुण आता है। चलो सर ठीक है, आ गया हमें समझ में। अम्ल के बारे में तो खूब सारी बातें समझ में आ गई, और भी बताएंगे, खूब सारी बातें बताएंगे आपको, एक बार सब्र रखो, धीरे धीरे। तो अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं? क्षार के बारे में बोले तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा, देखो इसका उल्टा, नीले से लाल बना था ना यहाँ पर क्या बन जाएगा? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा है। इसको हम याद कैसे रखेंगे सर? याद रखने के लिए एक ट्रिक अपने पास में, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना, वीडियो को आगे पीछे करके आप इसको देख सकते हो, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, ऑनलाइन का यही तो फायदा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्षार की, तो इसको याद कैसे रखें? देखो, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्या बन गया? अनील। ठीक है, तो अम्ल क्या करेंगे? नीले लिटमस को लाल करेंगे, हो गया याद, आसान है। इसके उल्टा हो जाएगा, क्षार जो होंगे वो लाल लिटमस को नीला करेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? छालनी। ठीक है, छालनी बन गया। इस प्रकार से आप इनको याद रख लेना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पर आपको होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर लो। अब सर उदाहरण तो बताओ, या फिर दूसरी परिभाषा बताओ पहले तो क्षार की। तो क्षार में क्या होता है? देखो, दूसरी परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। सर ये OH- आयन आता कहाँ से है? उदाहरण देखो आप, NaOH है, इसमें आपको OH दिख रहा है, जैसे ही पानी में घोलोगे आप तो OH बाहर निकल जाएगा, Na+ के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझो आप इसको, जैसे कि हमारे पास में NaOH है और इसको आप मिला रहे हो पानी के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पानी में मिलाओगे तो Na+ के रूप में, OH- के रूप में। ठीक है, और पानी अपना उसमें पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये विलयन बनने वाला है अपने पास में। अब इस OH- आयन की वजह से ही, इस OH- आयन के वजह से ही विलयन जो है पूरा का पूरा क्षारीय होता है। आ गई बात समझ में? इधर देखो अब, जैसे कि NaOH, H2O, Na+ और OH- और H2O। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। एक चीज और, वहां पे हमने देखा था कि जो H+ आयन है वो अकेला नहीं रह सकता, तो पानी के साथ में जुड़ जाता है, लेकिन OH- है ना, वो थोड़ा सा दादा भाई है, अकेला भी रह सकता है ये। ठीक है, तो विलयन के अंदर मुक्त रूप से ये घूमता रहता है। जब कोई इसको दूसरा मिलता है अभिक्रिया करने के लिए बढ़िया, तो उसके साथ में अभिक्रिया कर सकता है ये। तो अभी तक आपने ये देखा कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। कुछ अम्ल और क्षार ऐसे भी होते हैं जिनको आप जीभ के ऊपर रख करके चख नहीं सकते, क्योंकि वो खतरनाक होते हैं, आपकी त्वचा जल सकती है। तो फिर उनका पता कैसे करें सर? तो उनके लिए कुछ विशेष पदार्थ हम काम में लेते हैं। उन विशेष पदार्थों को उपयोग करके आप बता सकते हो कि हमारे पास में क्या है, ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो उन पदार्थों को हम कहते हैं सूचक। परिभाषा कैसे देंगे सर? परिभाषा ऐसे देंगे कि वे पदार्थ जो अन्य वस्तुओं या फिर पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब सपोज दैट ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इसके अंदर में कोई चीज मिला रहा हूं, ये वो सूचक है। अब ये बताएगा मेरे को कि मेरे पास में जो पदार्थ है ये अम्ल है या क्षार है। तो मैं क्या करूंगा, इस सूचक के ऊपर ये पदार्थ डालूंगा, अगर इसका रंग वगैरह कुछ चेंज हुआ तो उसको देख करके हम बता सकते हैं कि ये अम्ल है। जैसे मान लो ये लिटमस है, लाल लिटमस है, ठीक है, तो लाल लिटमस का परीक्षण कब करते हैं हम? लाल का करते हैं क्षार के लिए। अगर मेरे पास में कोई पदार्थ है और मेरे को ये पता करना कि ये क्षार है या नहीं, तो इस लाल लिटमस के ऊपर ये क्षार डालूंगा, और जैसे ये लाल नीला हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये जो पदार्थ है क्षार है, अन्यथा नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो सूचक क्या हो गए? वे पदार्थ में कौन सा है? सूचक। वे पदार्थ जो अन्य वस्तुओं की अम्लीयता और क्षारीयता का ज्ञान कराते हैं, ठीक है, उन्हें हम सूचक कहते हैं। अब सर सूचक कैसे होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और ज्यादा विस्तार से बताओ। बिल्कुल बताएंगे, विस्तार से भी बताएंगे। एक चीज और बताता हूं आपको,
सूचक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक, नाम से ही पता चल रहा है, और एक होते हैं कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, इंडिकेटर बोलते हैं इनको इंग्लिश में, और कृत्रिम मतलब सिंथेटिक। तो कृत्रिम सूचक कौन कौन से होंगे सर वो बताओ, और प्राकृतिक सूचक कौन से होंगे। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो जैसे आपके पास में पहला ही आता है लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है क्योंकि वो पौधों से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा हल्दी, बताऊंगा सारी बातें विस्तार से कि हल्दी कैसे है। और गुड़हल का जो फूल आता है, नहीं देखा तो आप उधर फोटो देख लो, वो गुड़हल का फूल है, ठीक है। हल्दी तो सबकी देखी हुई होगी। इसके अलावा कुछ और पौधे आते हैं जैसे कि हाइड्रेंजिया और पेटूनिया और जेरानियम। ये कुछ पौधे हैं जिनके पुष्प जो होते हैं, उन पुष्पों की पंखुड़ियां अगर आप काम में लो तो उनसे हम बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो फिर जल्दी से कृत्रिम सूचक भी बता दो सर। तो कृत्रिम सूचक में दो नाम आते हैं, याद रख लेना अच्छे से। एक तो आता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज आपकी किताब में साफ शब्दों में दिया हुआ है। और एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं फिनोल्फ्थेलीन, रह जाएगा क्या याद है, फिनोल्फ्थेलीन, याद तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो दो हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, दो कृत्रिम सूचक दिए हुए हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन। तो ये प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक हैं। सर इनका उपयोग हम कैसे करें, लिटमस का प्रयोग करके हम कैसे बताएंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो लिटमस का प्रयोग करके आप बता सकते हो, नीला लिटमस लेओगे तो वो लाल हो जाएगा जब उसके ऊपर अम्ल डालेंगे, क्षार जो होंगे वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे, बस इसका प्रयोग हो गया। हल्दी की बात करें आप, तो हल्दी का प्रयोग हम कैसे करें। आप क्या करो, एक पेपर ले लो, कागज ले लो, सफेद कागज, उसके ऊपर हल्दी का लेप कर लो, वो पीले रंग का हो जाएगा, सबको पता है। मेरे पास में दो चीजें हैं, एक तो है अम्ल और एक है क्षार। तो अगर मैं इसके ऊपर अम्ल डालता हूं, ये पीले रंग का है, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्षार डालता हूं तो ये जो पीला रंग है, ये पीला रंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल रंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो गहरा गुलाबी जो है वो रंग आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से गुड़हल की बात करें तो गुड़हल का प्रयोग आप कैसे करोगे, पहले आप गुड़हल के फूल लेओगे, फूल की पंखुड़ियों को सुखा करके उसका चूर्ण बना करके पानी में घोल लोगे। पानी जो होगा वो अपने पास में रंगीन होगा। इसके अंदर अगर आप अम्ल डाल रहे हो तो इसका जो रंग है, और अगर आप क्षार डाल रहे हो तो इसका रंग चेंज होगा। अम्ल डालने पर गुड़हल गुलाबी कलर देता है, तो आप समझ जाना कि हमने जो पदार्थ इसके अंदर डाला है वो अम्ल है। क्षार डालेंगे तो अपने को हरा रंग मिलेगा, अगर हरा रंग मिल रहा है तो आप समझ जाना कि आपने जो पदार्थ इसके अंदर डाला है वो क्षार है, समझ जाओगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हल्दी, गुड़हल, इस प्रकार से हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, इनके फूल हैं उनका भी चूर्ण बनाते हैं, उनमें अम्ल हम डाल के देखते हैं, और इस प्रकार से हमको अलग अलग तरीके से वो प्राप्त हो जाता है। ज्यादा विस्तार से आपको हल्दी, लिटमस और गुड़हल के बारे में जानना आवश्यक है। कृत्रिम सूचक के अंदर हम आपको फिनोल्फ्थेलीन के बारे में बताएंगे, किताब में आपके जिक्र है फिनोल्फ्थेलीन का, ठीक है। तो ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है, देखो तो आपके पास में है फिनोल्फ्थेलीन, ठीक है। इसके अंदर अगर आप अम्ल डाल रहे हो तो आपको गुलाबी रंग प्राप्त होगा, अन्यथा अगर आप इसके अंदर क्षार डाल रहे हो तो आपको जो गहरा लाल रंग है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिनोल्फ्थेलीन का प्रयोग करके आप अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हो। आपने जो पदार्थ डाला अगर उससे गुलाबी रंग आया है तो आप समझ जाना कि वो अम्ल है। अगर आपने कोई पदार्थ उसके अंदर डाला, अगर लाल रंग आया है तो आप समझ जाना कि वो आपने जो डाला है वो क्षार है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बातें। अगर समझ में आ गई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और प्रकार का सूचक जिसे हम कहते हैं गंधीय सूचक। नाम से ही पता चल रहा है कि गंधीय सूचक किसे कहेंगे। तो एक छोटी सी परिभाषा इसकी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको समझो। गंधीय सूचक
मतलब सूचक तो है जो अम्ल और क्षार का पता लगाएंगे। गंधीय सूचक को आप कैसे परिभाषित करोगे? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। गंधीय सूचक है क्या? मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल या फिर क्षार मिलाने पर उनकी गंध में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार के सूचक को हम गंधीय सूचक कहते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई तो एक बार वापस देखो, इसको मैं थोड़ा और विस्तार से बताने वाला हूं। एक बार इसकी परिभाषा देखो आप। लेकिन अगर हम इसका उदाहरण देना चाहें तो बढ़िया समझ में आएगा। कैसे? तो चलो देखते हैं इसके बारे में। मैं आपको बोलता हूँ प्याज लेके आइए, ले आओगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके किसी कपड़े में भर लीजिए और रात भर उस कपड़े को उसी के अंदर बांधे हुए ही छोड़ देना है आपको। ठीक है। अब सुबह उस कपड़े को आपको खोलना है, प्याज बाहर निकाल लेने हैं। उस कपड़े के अंदर आप सूंघ के देखोगे तो बढ़िया शानदार सुगंध आएगी आपको। शानदार आएगी? नहीं आएगी। शानदार तो नहीं आएगी, आपको थोड़ी अजीब सी गंध आएगी। तो अगर मैं बोलूं प्याज जो है उसके अंदर अगर आप अम्ल या फिर आपकी मर्जी क्षार मिलाते हो तो आपको उसकी गंध में क्या दिखेगा? गंध में उसकी परिवर्तन आपको महसूस होगा। तो इसी प्रकार से आप बोल सकते हो कि अम्लीय और क्षारीय पदार्थ गंधीय सूचकों की गंध में परिवर्तन कर देते हैं। और बताओ सर एग्जाम्पल इसके मेन है गंधीय सूचकों के, और एग्जाम्पल बताओ। तो आप मैं बोल सकता हूं लौंग का जो तेल होता है ना, लौंग का तेल, वो भी एक गंधीय सूचक है। वेनिला, इधर देखो फोटो देखो उधर, वेनिला के को भी हम एक गंधीय सूचक बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको याद रख लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अम्ल और क्षार की। कि सर आपने बोला कि खट्टे पदार्थों के अंदर अम्ल मिलता है, तो क्या सभी खट्टे पदार्थों के अंदर एक ही प्रकार का अम्ल मिलता है? नहीं, अम्ल तो खूब सारे होते हैं, जैसे कि HCl अम्ल है और मेथेनोइक अम्ल है, कई सारे अम्ल हैं। HCl कहाँ मिलता है अपने को, मेथेनोइक अम्ल कहाँ मिलता है अपने को, सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ मिलता है अपने को, ये भी तो बताओ सर हमें। तो आपको मैं अम्ल के बारे में बताता हूँ कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे अम्ल का नाम लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर उस स्रोत का नाम लिख लेता हूँ जिसमें वो पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप इनको ध्यान से देखते जाओ। जठर रस में मिलता है जो कि हमारे अमाशय में होता है। सिरका जो होता है वो आप जब पानी पूरी खाने के लिए जाते हो तो उस पानी के अंदर खट्टापन आपको दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा, महसूस होता होगा पानी पूरी खाते हैं तब। तो उस पानी पूरी में सिरका मिला जाता है, उस सिरके में होता है अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसके अलावा अगर आपको बोले नींबू के अंदर या फिर नींबू के जैसे ही अपने संतरा, दोनों के अंदर एक ही अम्ल मिलता है जिसको आप बोलते हो सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और हम बात करें जैसे कि आंवला है, आंवले के अंदर कौन सा अम्ल मिलेगा? तो आप आंवले के अंदर बोलेंगे एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल को हम विटामिन सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मिलता है अपने को आंवले के अंदर। दही भी तो सर खट्टा ही होता है, तो दही के अंदर कौन सा अम्ल मिलता है? दही के अंदर आपको मिलेगा लैक्टिक अम्ल। ये बहुत ही आसान चीज है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और कौन सी खट्टी चीजें होती हैं? पालक होता है ना, पालक, उसके अंदर भी अम्ल पाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। पालक के अंदर मिलता है अपने को ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नाम थोड़े अटपटे हो सकते हैं लेकिन बहुत काम के हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा चींटी का जो डंक है, चींटी का डंक, आपको कभी ना कभी तो चींटी ने काटा ही होगा, तो चींटी का डंक होता है, उसके अंदर मिलता है आपको फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक
अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये इसका दूसरा नाम होता है। याद रह जाएंगे मेरे ख्याल से आपको। तो इस प्रकार से हमारे पास में अम्लों के एक टेबल बन गई है। और भी कई सारे अम्ल हो सकते हैं, कई खट्टी चीज़ों में और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य अपने पास में यही हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सा अम्ल मिलता है आपको मैंने बता दिया है। तो अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कुछ क्षार के बारे में भी देख लेते हैं कि क्षार कहाँ पर मिलते हैं, और उसका स्रोत देख लेते हैं कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। देखें, देखो तो पहले नंबर पे आपको मैं स्रोत बताता हूँ। कास्टिक सोडा जो होता है ना, कास्टिक सोडा, उस कास्टिक सोडा के अंदर क्षार मिलता है। कौन सा क्षार मिलता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम बोल लिख देता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके यहाँ पे जो आप साबुन काम में लेते हो, साबुन, उसके अंदर भी क्षार होता है। कौन सा होता है? CH3COONA, जिस, ठीक है। साबुन के अंदर ये मिलता है आपको कि कांच को साफ करने वाला जो अपमार्जक होता है, कांच को साफ करने वाला अपमार्जक, उस अपमार्जक के अंदर भी आपको क्षार देखने को मिलता है। और वो क्षार कौन सा होता है पता है आपको? वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पुराने ज़माने में है ना, राजा महाराजा को जब एसिडिटी होती थी तब ये ही चीज़ दी जाती थी, जिसका सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा जो होता है ना आपके पास में, बेकिंग सोडा, जिसको आप खाने का सोडा भी बोलते हो, उसके अंदर भी मिलता है आपको क्षार, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कई सारे अम्ल बताए और कई सारे क्षार भी बताए हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और इनको आप याद ज़रूर कर लेंगे कि किस प्रकार से अम्ल होते हैं और किस प्रकार से क्षार होते हैं।